नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। देश की राजधानी दिल्ली से ये बहुत बड़ी खबर है। हम आपको बता दें कि ये खबर सीधे दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे और वायलेंस से जुड़ी हुई खबर है। और अभी तक दिल्ली पुलिस ने जितने भी अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है, जिनकी भी इन्वॉल्वमेंट इस दंगे में आई है, दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, क्राइम ब्रांच लगातार कार्रवाई कर रही है और लगभग 36 अरेस्ट हुए हैं। उसमें से एक जो अक्यूज्ड है जहांगीरपुरी सी ब्लॉक का रहने वाला है, बाबूद्दीन उसका नाम है, और वो अपने आप को बेकसूर बता रहा है। बाबूद्दीन 26 और 27 अप्रैल से जुडिशियल कस्टडी में है। क्राइम ब्रांच ने उसको अरेस्ट किया था, उठाया था। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बाबूद्दीन के वकील और उनकी पूरी टीम है। अक्यूज्ड बाबूद्दीन हाईकोर्ट पहुंच गया और उसने याचिका दायर की है। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस योगेश खन्ना कर रहे हैं। जस्टिस योगेश खन्ना ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और जवाब मांगा है इस मामले में कि बाबूद्दीन की बेल पे दिल्ली पुलिस का क्या कहना है। इसकी अगली सुनवाई 6 जून को होनी है। और हम आपको बता दें कि इस केस में बहुत बड़े वकील हैं। केसी मित्तल का नाम आप जानते होंगे। केसी मित्तल के साथ और भी वकील और पूरे वकीलों की टीम है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट आबिद अहमद है। इन्होंने बाबूद्दीन की बेल फाइल हाईकोर्ट में लगाई है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बहुत ही नामचीन और नामी वकील केसी मित्तल साहब और आबिद जी और इनकी टीम में एक और एडवोकेट है मोबिना खान, ये सारी इनकी टीम है। और अभी हम इस वक्त बात करेंगे एडवोकेट आबिद से और जानेंगे कि किस तरह से जो इनके मुवक्किल हैं, जो इनके क्लाइंट हैं, वो दोषी नहीं हैं। क्या कहना है सर इस पे आपका? सर, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाबूद्दीन को, जो जहांगीरपुरी केस में एक्यूज बनाया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। मैं इस केस को फर्स्ट डे से ही लर्न कर रहा था, जिस दिन से एफआईआर दर्ज हुई थी। और एफआईआर एक्चुअली क्या है, जब मेरे पास इनके क्लाइंट बाबूद्दीन के परिवार वाले जब मेरे पास आए तो मैंने इस केस को स्टडी प्रॉपर वे में करा। तब मुझे पता लगता है कि इस केस में क्या क्या है और कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। क्योंकि एज ए कस्टडी जिस दिन इसको अरेस्ट करा था 6 अप्रैल को इसको डिटेन करा था इसकी शॉप से क्राइम ब्रांच ने। जब मैं क्राइम ब्रांच गया तो पता लगा कि इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास काफ़ी सबूत हैं, जो दिल्ली पुलिस ने मुझे बताया कि आपका जो एक्यूज़ है वो इस केस में इन्वॉल्व है। तब मेरी बात बाबूद्दीन से हुई। बाबूद्दीन ने स्पेसिफाई मुझे बताया कि इस केस में मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैं मौके वारदात पे था ही नहीं। जो दिल्ली पुलिस ने मुझे एक्यूज बनाया है वो गलत तरीके से बनाया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो इन्वॉल्वमेंट थी, इसकी जो मेन एक्यूज थे, जो प्लांट थे अंसार एंड अदर्स, उसके साथ इसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, जो सरासर गलत है। क्योंकि क्राइम ब्रांच से मुझे मिलने नहीं दिया था। जब ये जुडिशियल कस्टडी में चला गया तो तिहाड़ में जाके मेरी मुलाकात बाबूद्दीन से हुई। बाबूद्दीन ने स्पेसिफाई मुझे बताया कि मैंने उससे सारी केस के बारे में जानकारी प्राप्त की कि इस केस में क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या क्या तुम्हारे खिलाफ है और क्या क्या एलिगेशन दिल्ली पुलिस ने तुम्हारे सवाल जवाब किए थे और क्या क्या सबूत उनके पास है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है दिल्ली पुलिस के पास, न क्राइम ब्रांच के पास, क्योंकि मैं एक अपने जो मेरा घर सी ब्लॉक में है, मैं ऊपर मेरा रेजिडेंस है, नीचे मेरी शॉप है। जिस दिन का इंसिडेंट दिखा रहे हैं उस दिन तो मैं शॉप में, क्योंकि मेरी दुकान के अरेंजमेंट शाम का मेरा होटल है, तो मुझे 3 बजे से ही अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं अपनी शॉप पे सारे काम कर रहा था। 6 बजे के आसपास भगदड़ मचती है। भगदड़ मचने के बाद मैं सारा सामान अपना उठाता हूँ, क्योंकि मेरा जो सारी दुकानें खाने पीने का जो सामान होता है वो बाहर पड़ा होता है। मैं उसको अंदर कर रहा था। बाद में मुझे डिटेन किया जाता है दिल्ली पुलिस के द्वारा। जब पता लगता है कि मैं इसमें एक्यूज हूँ, मैं भी मुझे बाबूद्दीन ने बताया कि मैं भी हैरान था, क्योंकि मैं इसमें था ही नहीं, तो मैं कैसे इन्वॉल्व हो सकता हूँ। इसके बिहाफ पे मैंने इसकी बेल एप्लीकेशन फाइल करी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहिणी। तो वहाँ पर मेरी बेल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, क्योंकि वो सारे जो सबूत थे, मैंने स्पेसिफाई बहुत सारी चीज़ें लर्न करी हैं इस केस में। एफआईआर भी देखी है, सारी चीज़ें देखी हैं।
बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं आबिद जी, आपने अभी बताया कि जो सेशन कोर्ट रोहिणी है उन्होंने आपकी बेल एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। तो सर सवाल तो यहाँ पे यही हो रहा है ना कि कैसे आपका जो मुवक्किल है, जो अक्यूज्ड है, वो दोषी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने भी अगर उसको अरेस्ट किया या क्राइम ब्रांच आई उठा करके ले करके गई तो कोई ना कोई तो सबूत उनके पास होगा आपके मुवक्किल के खिलाफ, तभी तो दिल्ली पुलिस ने उठाया है। कैसे आपका जो क्लाइंट है, जो अक्यूज्ड है बाबूद्दीन, वो दोषी नहीं है? क्या कहना है आपका? जब एक्चुअली जब बेल सेशन जज में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में लिस्टेड थी और आर्गूमेंट चल रही थी, स्पेसिफाई उन्होंने कुछ वीडियो में दिखाए कि ये वीडियो में खड़ा है, आइडेंटिफाई भी कर रखा है कि ये बंदा खड़ा है, बट उस वीडियो में ना उसके हाथ में कोई आर्टिकल है या कोई, ना ही कोई वेपन है, ना कोई पत्थर है कि वो फेंक रहा है। वो आता है, आने के बाद वो आने के बाद वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं उनसे कहता है कि आप साइड हट जाओ क्योंकि मेरी शॉप लगी हुई है। अगर मैं शॉप, मेरा टारगेट ये है कि मैं 3 बजे से अपनी दुकान शॉप अपनी, हमने भी कोर्ट में यही कहा था कि जो लोग अपनी दुकान 3 बजे से लगा रहे हैं और शाम का होटल चलाता है, वो कैसे इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? इस केस में प्री प्लांट कैसे हो सकता है? वो बंदा दंगा लड़ाई झगड़ा होने के बाद सबसे पहले उसका काम है अपनी दुकान को सेव करना, अपना जो सामान का है उसको सेव करना। उसी ने ये चीज़ें करी हैं, यही चीज़ें दिल्ली पुलिस में स्पेसिफाई, उसके हाथ में जो उन्होंने फाइल करा, उन्होंने भी दिल्ली पुलिस में जो अपना जवाब फाइल करा और वीडियो दिखाई, उसमें स्पेसिफाई कहीं भी उसके हाथ में कोई वेपन नहीं है, क्योंकि जो एलिगेशन लगाए हैं उसकी 72 फेंकने के लगाए हैं। एक सेकंड है। हाँ जी। आप आबिद जी, आप ये बताएं, आप बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहिणी में वीडियो दिखाई है, आपने जज साहब को वीडियो दिखाई, तो उस वीडियो में कुछ ना कुछ तो होगा ना? उसकी जो वीडियो है उसमें स्पेसिफाई वो आता जाता बाबूद्दीन उस वीडियो में क्या कर रहा था? वो वीडियो आपने भी देखी होगी। हाँ, बिल्कुल देखी है। क्या कहना है, बताइए। उसमें बाबूद्दीन सिर्फ आता हुआ दिखाई दे रहा है सिर्फ, और जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। इसी ब्याह पे, क्योंकि सेशन जज ने कहा कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, चार्जशीट अभी फाइल है, तो हम इसको बेल नहीं दे सकते। इसी ब्याह पे हम हाई कोर्ट फाइल करी, हमने 20 सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये निकलता है कि जो सेशन कोर्ट है, रोहिणी कोर्ट ने आपके बेल एप्लीकेशन को डिसमिस, प्ली को डिसमिस क्यों कर दिया? उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ लोग अभी इसमें एक्यूज अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं, उसी ग्राउंड पे इन्होंने हमारी बेल एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया। इसीलिए हमने हाई कोर्ट फाइल करी, क्योंकि इनजस्टिस हो रहा है लोगों के साथ। जब आप एक FIR देखोगे, जब केस की कैसे सर इनजस्टिस कैसे? क्योंकि सर कैसे इनजस्टिस? आप ये इनजस्टिस किस पे आरोप आप अगर आप आरोप की बात करते हैं, सबसे पहले इनजस्टिस आपने शब्द बोला, क्या इनजस्टिस पुलिस कर रही है, क्या इनजस्टिस प्रशासन कर रही है? किस पे आप ये इनजस्टिस का जो शब्द का यूज़ कर रहे हैं? अगर कोई दंगा होता है, उसमें अगर किसी की भी अगर कोई फोटो या तस्वीर या वीडियो मिलती है तो पुलिस तो अपना कार्रवाई करेगी, तो फिर इनजस्टिस कैसे हुआ सर? बट हमारे जो एक्यूज है उसके पास कुछ होना भी तो चाहिए, उसको उस चीज़ में दंगा करते हुए कुछ सारी चीज़ें होनी भी तो चाहिए, प्रूफ होना भी चाहिए। हम घूमते हुए जा रहे हैं, दंगा होगा, हम अपने घर से ड्यूटी से भी जा रहे होंगे, तो क्या हमें एक्यूज बना दिया जाएगा इस केस में? मतलब उन्हें क्वांटिटी पूरी करने के लिए किसी को भी एक्यूज बना दिया जाएगा। अगर अब हम FIR की बात करते हैं इस केस में, क्योंकि मुझे डायरेक्शन कोर्ट से दी गई है, क्योंकि मुझे कोर्ट के थ्रू ये FIR मिली थी, तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आप इसे सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। मैं उसके कुछ कंटेंट आपके सामने बता सकता हूँ। इसमें से स्पेसिफाई जो कंप्लेनेंट है, जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है FIR के लिए, वो इंस्पेक्टर साहब हैं। इन्होंने जो FIR दर्ज कराई है, इन्होंने स्पेसिफाई बोला है कि अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा था कि हम जन्मोत्सव मतलब हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में अरेंजमेंट में थे, बट आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन मुझे पता लगता है जो तीसरी रैली थी वो इलीगल थी, विदाउट परमिशन थी। अब अगर आपके पास अगर परमिशन ही नहीं है जिस चीज़ की, तो अरेंजमेंट कैसे कर सकती है पुलिस? इसका मतलब कहीं ना कहीं शक के घेरे में पुलिस है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं है। क्योंकि अरेंजमेंट कैसे दे सकते हो आप किसी को जब तक आप उसके पास परमिशन ना हो? सबसे पहले पुलिस के पास परमिशन होनी चाहिए। जब आप अरेंजमेंट में थे तो दंगा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं आपकी दिल्ली पुलिस की भी कमी है इस चीज़ में। नहीं कैसे सर? यहाँ पे आप ना दिल्ली पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं, तो आप ये चीज़ क्लियर करें, आप स्पष्ट करें कि कैसे, आप किस बेसिस पे आप दिल्ली पुलिस पे आप सवाल उठा रहे हैं? यहाँ पे आप
तथ्य क्या है, किस बेसिस पे, दोबारा आप एक्सप्लेन करें इस बात को। क्योंकि इसमें स्पेसिफाई जो एफआईआर है, मैं पूरी एफआईआर आपके सामने दिखा तो नहीं सकता, बस उसके कंटेंट कुछ बता सकता हूं। इसमें स्टेटमेंट देते हैं जो जिसमें जो कंप्लेनेंट हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम पुलिस दिल्ली जहांगीरपुरी थाने की पुलिस अरेंजमेंट में थी, अरेंजमेंट में इलीगल। ये बात जो आप बता रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि हम अरेंजमेंट में थे, तो किसमें 3 शोभा यात्राएं निकली हैं, 2 की परमिशन थी, तीसरी की नहीं थी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब ने भी ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी थी कि 2 की परमिशन थी, तीसरी की नहीं थी। तो आप पुलिस अरेंजमेंट की जो बात कर रहे हैं, कौन से यात्रा की बात कर रहे हैं? ये मैं तीसरी यात्रा जो शाम को 6 बजे के आसपास लिख रही थी विदाउट परमिशन, जो इलीगल थी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसकी बात कर रहे हैं। तो इस समय एफआईआर में क्या ये मामला लिखा है, पुलिस ने क्या पक्ष रखा है? पुलिस ने कहा था कि हम इस शोभा यात्रा में शांतिपूर्वक तरीके से शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें मैं अरेंजमेंट में था, अरेंजमेंट में पुलिस थी। बट मैं इसमें अगर फोटो दिखाता हूँ, स्पेसिफाई जब पुलिस अरेंजमेंट में थी, सारी चीज़ें थी, तो अगर मैं फोटो की बात करता हूँ, शांतिपूर्वक क्या होता है, शांतिपूर्वक जो रैली थी उसमें लोग वेपन यूज कर रहे हैं। मैंने हाई कोर्ट होने पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी इस चीज़ को बताया। सबके हाथ में, किसी के हाथ में पिस्टल है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में बंदूक है। मैं कैमरे के सामने स्पेसिफाई दिखा भी सकता हूँ। कौन सी तस्वीर आप दिखा रहे हैं? मैं उस शांतिपूर्वक रैली की, जो जन्मोत्सव की रैली थी, उसकी बात कर रहा हूँ कि ये शांतिपूर्वक है दिल्ली पुलिस के द्वारा। उसकी एफआईआर में कहा गया कि शांतिपूर्वक ढंग से चल रही थी। अगर ऐसे इलीगल तरीके से जो चल रही जन्मोत्सव की रैली, उसको अगर आप शांतिपूर्वक कहेंगे तो सर ये तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में दिल्ली पुलिस है। कहीं ना कहीं उनकी कहीं ना कहीं वो सबके घेरे में आ चुके हैं। ये जो आपने तस्वीरें लगाई हैं, अटैच करी हैं, ये सारी सत्यापित हैं, वहीं की तस्वीरें हैं? बिल्कुल हैं सर। मुझे वहाँ के लोगों ने, इनके घर वालों ने, कुछ लोगों ने मैप, अगर मैं इसकी मेरे पास एक मैप भी है जो मैंने हाई कोर्ट में भी सबमिट करा है। आपने बेल एप्लीकेशन के साथ ही आपने कोर्ट में ये सारी चीजें आपने दिखाई हैं? बिल्कुल दिखाई हैं, सारी चीजें हैं आपने, बिल्कुल दी हैं, लिस्टेड कराई। हाँ, मैप भी। अब मैं अगर मैप की बात करूँ, जो सुबह वाली अगर परमिशन की भी बात करूं, जो सुबह दिल्ली पुलिस कहती है कि हमने परमिशन दी थी, स्पेसिफाई इसमें एक रूट दिया गया था। रूट के हिसाब से अगर हम देखेंगे, ये रूट है। ये आप जो नक्शा आप ये दिखा रहे हैं, ये नक्शे में क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? मैं स्पेसिफाई जो नक्शा है ड्राफ्ट बाई दी मेरे द्वारा करा गया है, क्योंकि स्पेसिफाई बताया गया है कि शांतिपूर्वक तरीके से रैली निकल रही थी, उसी हिसाब से नक्शा ड्राफ्ट किया गया है। ये आप सामने कैमरे के साथ, हाँ, मैं कैमरे के आगे दिखा सकता हूँ। क्योंकि आप क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए। जो डायरेक्शन थी, रूट था सुबह का, जिसमें परमिशन दिल्ली पुलिस ने रैली के लिए दी थी, जो शांतिपूर्वक तरीके से निकली भी थी, उसमें रूट था ई ब्लॉक से लेकर बीसी मार्केट से लेकर एवर मोटर महिंदर पार्क तक इसको खत्म होना था। बट ये 2 रैलियां निकली थी, दोनों की परमिशन दिल्ली पुलिस ने दी थी, वो बिल्कुल ठीक तरीके से बिना किसी दंगे के निकली। बट जो तीसरी रैली निकली, वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा गलत तरीके से इस चीज़ को निकाला गया, जिसमें लोगों के पास डंडे, वेपन, पिस्टल, तलवारें, डंडे, पत्थर, सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थे, जो मैंने सारी वीडियो हाई कोर्ट को भी दी है और कोर्ट में भी फाइल करी हैं। ये पीए जहांगीरपुरी ई ब्लॉक से चलती है, कुशल चौक के होते हुए जमा मस्जिद पर जाके ये रुक जाते हैं कुछ लोग, असामाजिक तत्व, और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है इस घटना के हिसाब से। और जो मेरा मुवक्किल है, जिसका नाम बाबुद्दीन है, उसका तो रेजिडेंसी दूर है यहाँ से, जो डेट इंसिडेंट बताया है वहाँ से 300 मीटर दूर है। जो उसको दिल्ली पुलिस ने जो सीसीटीवी में उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, वो 300 मीटर दूर दिखाई है, क्योंकि वो अपने घर के पास जो कैमरे लग रहा है, लोकल जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, उस कैमरों में कैप्चर हो रहा है, उसमें भी कुछ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जो इंसिडेंट था वो जमा मस्जिद का था, जो इसका घर है वो सी ब्लॉक में है, वो अपने होटल के सामने, अपने घर के आगे खड़ा है, इसलिए वो बेगुनाह है। इसी की आवाज़ उठाने के लिए हम हाई कोर्ट गए हैं सारी चीज़ें लिखकर। और इसके साथ मैं आपके बहुत सारे फोटोग्राफ मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। ये सारी चीज़ें लेकर हम हाई कोर्ट गए हैं कि हमारा अक्यूज जो है वो बेगुनाह है, जो इस केस में इन्वॉल्व भी नहीं है, वो गैर कानूनी रूप से पुलिस ने उसको एक्यूज बनाया है, जो सरासर मजहब को टारगेट बनाकर ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। आईपीसी और संविधान हमारा कहता है जिसने गलत करा है उसके साथ जो भी हो, संविधान ना हमारे यहाँ रिलीजन बनाता है, ना सीआरपीसी हमें रिलीजन देती है, ना आईपीसी में रिलीजन का कोई फैक्ट है। जो रिलीजन है वो कानून से हमारे अलग है। तो भारत का संविधान यही कहता है और आईपीसी सीआरपीसी कहती है अगर किसी ने गलत करा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बट जो बेगुनाह है
उनको भी बिना किसी दबाव के या किसी कहने के बिल्कुल भी अरेस्ट ना किया जाए या उसकी इन्वॉल्वमेंट ना दिखाई जाए। आप आरोप आप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, कैसे एक तरफा कार्रवाई हो रही है? क्योंकि जो काफ़ी मैंने इस केस को काफ़ी लर्न करा है, क्योंकि मैंने काफ़ी फाइल पढ़ी है, इसमें सारी चीज़ें स्पेसिफाई है, मेरे पास वीडियो भी है उस दिन की, डेट ऑफ इंसिडेंट की, लोगों ने बनाई भी रखी हैं, उसमें स्पेसिफाई सब कुछ दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही हैं। क्या सर, क्या वही तो बताए ना। अगर शांतिपूर्वक का मतलब ये होता है कि आप शांतिपूर्वक तरीके जा रहे हैं, आप हल्ला मचा रहे हैं, पिस्टल लहरा रहे हैं, बंदूकें लहरा रहे हैं, तलवार लहरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की एक तरफा कार्रवाई कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है। एविडेंस है इसका आपके पास? बिल्कुल है, मैंने हाई कोर्ट के सामने भी इस चीज को रखा है और कोर्ट में भी सारी चीजें मैंने प्रोड्यूस की हैं। तो एविडेंस मेरे पास है। अच्छा, आपके पास एविडेंस है, तो वो दूसरा पक्ष भी तो, ये हिंदू पक्ष भी तो यही कह रहे हैं कि हमारे शोभा यात्रा पे हमला हुआ है, इसका क्या आप इस पे क्या कहोगे? आप वो भी तो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से हम शोभा यात्रा को लेकर के जा रहे थे, वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। देखो सर, इसमें क्या कहना है? सर मैं अगर आपको शांतिपूर्वक चली यात्रा निकालनी थी तो आप वेपन नहीं लहराओगे, ना कभी अनसन लोगों के बीच में ऐसी बातें करोगे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ऐसा असामाजिक तत्व हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों में असमानता फैला रहे हैं, जो बिल्कुल सरासर गलत है। जिन्होंने लोगों ने जो भी गलत किया है, मैं उसमें एक पक्ष की बात नहीं करता, ना हिंदू ना मुसलमान की बात करता हूँ। अगर किसी के साथ गलत हुआ है या किसी ने गलत करा है तो उसके लिए कानून, आईपीसी, सीआरपीसी सारी चीज़ें मौजूद हैं, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करे। बट किसी बेगुनाह को इस केस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके लोगों को अरेस्ट करना भी एक सरासर गलत है। एक सवाल यहाँ पे निकलता है, एक सवाल ये उठता है कि आप बार बार हथियारों का आप जिक्र कर रहे हैं, हथियार दोनों तरफ दिखे हैं, है ना? शोभा यात्रा वालों के पास भी हथियार दिखे हैं और हथियार दोनों पक्षों की तरफ हथियार दिखे हैं। बहुत सारी चीज़ें मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें दिख गई हैं, बहुत सारी कवरेज हुई है, बहुत सारे फुटेज हैं, तस्वीरें हैं। तो सीआरपीसी, आईपीसी, आप वकील हैं, हथियारों का किसी भी धार्मिक इवेंट में, धार्मिक किसी भी शोभा यात्रा में या किसी भी और मौके पे हथियार दिखाना कानून की किताबों में कितना सही है, इस पे क्या कहना है? सर, शांतिपूर्वक और किसी भी रैली में निकालना कहीं भी कोई भी अलाउ नहीं कर सकता। आपके पास अगर लाइसेंस भी है तो स्पेसिफाई आर्म्स की बात करें, आर्म्स की बात करें, सभी चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल आ जाती हैं। आर्म्स की बात करते हैं कि आप किसी भी शोभा यात्रा में या किसी शादी में भी आज की डेट में परमिशन नहीं है किसी को बंदूक चलाने की या लहराने की, क्योंकि सीआरपीसी, आईपीसी कहती है, संविधान कहता है भारत का, आप अपने वेपन को इस तरह लहरा नहीं सकते, किसी के साथ सारी चीज़ें नहीं कर सकते इलीगल तरीके से। वो बिल्कुल दिल्ली पुलिस के खिलाफ के द्वारा बिल्कुल इलीगल कार्रवाई की गई है, क्योंकि एक तरफ से तो आपने 50 एक्यूज अरेस्ट कर लिए, एक तरफ से आप 5 एक्यूज अरेस्ट कर रहे हैं। सारे लोग, अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो बराबर होनी चाहिए। अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स है और अभी तक जो हमारी जानकारी है, अभी 36 अरेस्ट है और उसमें 2 अप्रीहेंड है जो कि जुवेनाइल बताए गए हैं। 36 से 50 आप कैसे कह रहे हैं? सर, अभी तक जो रिपोर्ट है, आपके पास 50 की जानकारी है क्या? सर, मेरे पास जो जानकारी है एज पर स्टेटस रिपोर्ट जो पुलिस ने फाइल करी थी वो 30-35 लोगों की करी है, क्योंकि 36 की, हाँ, रोज कोई ना कोई अरेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ लोगों को डिटेन कर रखा है, अपनी मर्जी से एक्यूज बना देते हैं। एफआईआर पे कह रहा हूँ, एफआईआर ही, क्योंकि मैं पूरे इंसिडेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अपने क्लाइंट बाबूद्दीन के लिए बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो कंटेंट कह रहे हैं, जो एफआईआर कह रही है, वो सरासर मेरे क्लाइंट के लिए है ही नहीं। क्योंकि जो मेरे एक्यूज के पे एलिगेशन है कि इसने मेरे जो एक्यूज है उसके लिए आई विटनेस ही पुलिस तस्वीरों में दिखा है ना आपका एक्यूज? हाँ, मेरा एक्यूज तस्वीरों में आता जाता दिखा है। उसके पास कोई ना वेपन है, ना कुछ पत्थर फेंकते हुए कोई भी चीज़ें नहीं है। घर के नीचे दिखाई दिया है, अपने घर के नीचे जहाँ पर इंसिडेंट हुआ है वहाँ तो है ही नहीं। वो जो इंसिडेंट दिखाया दिल्ली पुलिस ने, जो अपनी सीसीटीवी दिखाई है, वो मेरे घर के बराबर में दिखाई दी है। मैं घर के पास तो मौजूद हूँ मेरा, क्योंकि होटल है, शॉप है, मैं तो वहाँ मौजूद ही रहूँगा। कोई ऐसा वीडियो कोर्ट में आपने देखा या पुलिस ने दिखाया कि जिसमें उसके हाथ में डंडा या तलवार या चाकू या छुरे या पत्थर लेते हुए वो भीड़ पे वो अटैक कर रहा हो, इस तरह की चीज़ें भी दिखी हैं या नहीं दिखी? नहीं, इसमें कोई भी मेरे क्लाइंट के लिए नहीं मिली। मुझे वीडियो देखी थी, इसीलिए मैं हाई कोर्ट गया, ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैंने जाके इस ऑर्डर को चैलेंज किया, क्योंकि जब मेरे क्लाइंट के पास जो एलिगेशन है उसमें कुछ वीडियो में कुछ प्रूफ ही नहीं होता, तो मेरे लिए जस्टिस, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मेरी बेल डिसमिस होगी। मैंने तुरंत ही सेम डे, जिस दिन ऑर्डर मिला था मुझे 25 मई, उसी दिन मैंने शाम को बेल ड्राफ्ट करके मेरी टीम ने पूरी मजबूती के साथ
ये बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके और हम सारे उन्होंने मिलके उसी सेम डे जिस दिन मेरा डिसमिसल ऑर्डर मेरे पास आया था उसकी कोर्ट की दस्ती कॉपी लेकर मैंने हाई कोर्ट उसको बेल एप्लीकेशन फाइल करी और सारी चीज़ें कोर्ट के सामने मैंने 27 मई को रखी। कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी कि आप इसमें आईओ भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो भी मौजूद थे 27 मई को। उन्होंने उनसे जवाब मांगा। एक सेकंड, आईओ की आप बात कर रहे हैं, आईओ पीएस पुलिस स्टेशन जहांगीरपुरी के थे या क्राइम ब्रांच के? उसमें जो आईओ हैं वो क्राइम ब्रांच के हैं, इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच है जो क्राइम मौजूद थे। उन्होंने अपनी बातें रखी। हाई कोर्ट में भी आए थे क्या? हाँ बिल्कुल, हाई कोर्ट में आए थे। हाँ वो भी आए थे इसमें हाँ जी। अब सवाल यहाँ पर ये निकल रहा है कि आपकी जो पूरी टीम है और केसी मित्तल साहब बड़ा नाम है, बहुत पुराना तजुर्बा है और नामी और ग्रामी नामचीन वकील हैं, पुराना तजुर्बा है, अनुभव है, बड़ा अनुभव है और दिल्ली हाई कोर्ट में हैं, आप भी दिल्ली हाई कोर्ट में, पूरी आपकी टीम। तो क्या आपको लग रहा है आप के पक्ष में जो अक्यूज्ड है बाबूद्दीन की आप याचिका आपने लगाई है, तो कोर्ट क्या आपके पक्ष में सुनवाई करेगी? क्या कहना है? देखो सर, जो एविडेंस है वो मेरे फेवर में है। मैं कोर्ट के सामने अपनी सारी बातें रखूंगा कि क्या मेरे साथ है, वो कोर्ट में ही डिसाइड करेंगे। आप इतना ये जो श्योर आप कैसे हैं कि एविडेंस जो है चीज़ें आपके फेवर में कैसे? मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो मुझे दिल्ली पुलिस ने अपनी वीडियो दिखाई थी, उसमें स्पेसिफाई दिखता है कि जो मेरा एक्यूज है बाबूद्दीन वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था, इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है। तो मैं सारी चीज़ें अपनी कोर्ट में रखूँगा। कोर्ट मेरे लिए, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कानून ही सबसे बड़ा है जो सारी चीज़ें देखता है। इसलिए हम अब जैसे ही हमें लगा कि हमारा ऑर्डर डिसमिसल हुआ है, हमने हाई कोर्ट ऊपर कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी है। कोर्ट उसको 6 जून को सुनवाई करेगी और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जस्टिस मिलेगा बाबूद्दीन को, उसके परिवार को। जो सारी चीज़ें हुई हैं इंसिडेंट में, वो सारी चीज़ें कोर्ट को हम सारी चीज़ें रखेंगे। हम अपने दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे दें कि दिल्ली हाई कोर्ट 3 तारीख से बंद हो रहा है, वेकेशन समर वेकेशन की वजह से गर्मियों की छुट्टी पड़ रही है। लेकिन ये इस केस को, इसकी गंभीरता को दिल्ली हाई कोर्ट ने इतनी इसकी जो गंभीरता है, इसको गंभीरता को देखते हुए, सीरियसनेस को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस ने, योगेश खन्ना जी ने इस पे सुनवाई करने के लिए वो राजी हुए और 6 तारीख की डेट दी गई और इस पे अब ज़िरा होगी, वकील अपने पक्ष रखेंगे और दिल्ली पुलिस अपना तर्क रखेगी। अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई होती है, किसके हक में फैसला जाता है, क्या बात आती है। आप नियो इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए। हम आपको जहांगीरपुरी दंगे से जुड़ी हुई जो केस चल रहे हैं, जो भी सुनवाई, चाहे वो निचली अदालत में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो रही है या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे भी हम आपको इसकी खबर लगातार हम आपको देते रहेंगे। नियो इंडिया न्यूज़ के साथ आप बने रहिए।